हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सिकंदर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम लोग का करंट अफेयर्स के लिए प्रतियोगिता दर्पण मासिक का सीरीज चल रहा है, जिसमें जो है हम लोग जो है अप्रैल महीना, मई, जून का हम लोग देख चुके हैं। जुलाई का अभी हम लोग चला रहे हैं। जुलाई में भी राष्ट्रीय घटनाक्रम भी देख चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम देख चुके हैं। तो ये वीडियो होगा आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य का, आर्थिक वाणिज्यिक घटनाक्रम। इसमें जो है जुलाई महीने का प्रतियोगिता दर्पण है और यह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर जो है बीपीएससी, खास करके बीपीएससी और अन्य पीसीएस, जेपीएससी और बीपीएससी की सीडीपीओ एग्जाम में प्रतियोगिता दर्पण से हूबहू करंट यहाँ से उठा करके पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं जुलाई महीने का आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य प्रतियोगिता दर्पण का। तो पहला देखिए, राष्ट्रीय आय, सीएसओ के अंतिम अनुमान। सीएसओ क्या होता है? जो है सीएसओ के सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है ना, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा जो है यह अनुमान, अग्रिम अनुमान, अंतिम अनुमान किया गया कि नवीन डाटा जारी किया गया 31 मई 2021 को। 31 मई 2021 को डाटा जारी किया गया। इसमें बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए जीडीपी का ग्रोथ रेट क्या रहेगा। तो इसमें ग्रोथ रेट में यही बताया गया है कि प्लस में नहीं रहेगा, माइनस में रहेगा। मतलब सिकुड़न 7.3% रहेगा। मतलब सिकुड़न का मतलब ये हो गया कि पिछले वर्ष जो जीडीपी का आना था उससे 7.3 आया था, पिछले वर्ष जो आया था उससे 7.3% नीचे रहा, मतलब कम रहा। इसी का मतलब यही मीनिंग होता है सिकुड़न का। ठीक है, 7.3% सिकुड़न का अनुमान ये जताया गया है। और क्या जताया गया है? तो 2019-20 में जीडीपी में वृद्धि 4% रहा था, मतलब वो प्लस में रहा था पिछले बार के बनिस्पत। तो इस बार जो है 19-20 के बनिस्पत 20-21 में क्या रहेगा? सिकुड़न रहेगा 7.3% का। तो ये हो गया इसका मीनिंग सिकुड़न का। स्थिर मूल्य पर जो है यह बताया गया है, स्थिर मूल्य के आधार पर। तो स्थिर मूल्य का बेस ईयर क्या होता है? तो 11-12, 2011-12 के मूल्य के स्तर पर, मतलब स्थिर मूल्य के आधार पर यह बताया गया है 7.3% सिकुड़न रहेगा जीडीपी। ठीक है, और क्या रहेगा? तो और रहेगा जो है शुद्ध राष्ट्रीय आय क्या रहेगा? तो ये बताएगा 7.4% सिकुड़न रहेगा। शुद्ध राष्ट्रीय आय भी जो है सिकुड़न ही रहेगा, मतलब पिछले बार के बनिस्पत इस बार जो है 7.4% कम ही रहेगा। इसका मीनिंग यही हुआ। प्रचलित मूल्यों पर राष्ट्रीय आय क्या रहेगा? तो प्रचलित मूल्यों पर राष्ट्रीय आय रहेगा जीडीपी वृद्धि दर 3% सिकुड़न रहेगा। इसमें भी सिकुड़न दिखाया गया है। ठीक है, मतलब पिछले बार के बनिस्पत 3% कम रहेगा। राष्ट्रीय आय में वृद्धि, मतलब इसमें भी सिकुड़न बताया गया 3%, मतलब पिछले बार के बनिस्पत 3% कम रहेगा। प्रचलित मूल्य का मतलब होता है करेंट वित्तीय ईयर के आधार पर, वो था बेस रेट 11-12 के बेस ईयर के आधार पर। ठीक है, तो ये देखे सीएसओ का अंतिम आंकड़ा। फिर आगे देखिए, दूसरा है कोरोना के दूसरी लहर के लिए आरबीआई का पैकेज। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कोरोना से जो भी एमएसएमई सेक्टर जो है, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम स्तर के जो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम स्तर के जो उद्योग हैं वो जो है चरमरा गया, उसको जो है फिर से पुनर्वित्त करने के लिए, उसका पुनर्संरचना के लिए जो है कुछ रिजोल्यूशन लाया है आरबीआई। तो रिजोल्यूशन ऑफ एमएसएमई के तहत जो है आरबीआई ने रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 के तहत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को ऋणों की पुनर्संरचना के जरिए राहत पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रयास किए जाने की घोषणा की गई है आरबीआई के द्वारा। तो क्या घोषणा हुआ इसमें ये देख लीजिए। तो रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0, इसके तहत व्यक्तिक, ठीक है ना, व्यक्तिक एवं छोटे व्यापारियों के लिए 25 करोड़ तक के पर्सनल लोन लेने वालों को ऋण अदायगी के लिए 2 वर्ष की छूट दी गई है। जो लोग एमएसएमई स्तर से जुड़े हुए हैं, एमएसएमई मतलब माइक्रो, स्मॉल और मीडियम उद्योग से जुड़े हुए हैं, इन्वेस्ट किए हैं उसमें लोन लेकर के 25 करोड़ रुपए तक लिए हैं, तो उनको जो है 2 वर्ष की छूट मिली है अदायगी करने में। ठीक है, तो ये है ये। उसके बाद क्या है? तो चिकित्सा के क्षेत्र को 50,000 करोड़ की राशि उपलब्ध कराया जाएगा। रिजर्व बैंक ने यह भी कहा रिजोल्यूशन के तहत। क्या कहा? तो वैक्सीन निर्माता कंपनी हो चाहे उपकरण आयात करने वाली कंपनी हो, जो कि कोरोना से लड़ने में जो कि अहम भूमिका निभाता हो, वैसे उपकरण, तो वैसे कंपनियों को जो है कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। रिजर्व बैंक का यह ऐलान है। उसके बाद देखिए 35,000 करोड़ के नए बॉन्ड्स भी बैंकों से खरीदने की घोषणा की गई है। जितने वाणिज्यिक बैंक हैं, व्यापारिक वाणिज्यिक बैंक, उससे जो है 35,000 करोड़ के नए बॉन्ड्स आरबीआई खरीदेगा। तो इससे क्या हो जाएगा? तो वाणिज्यिक बैंक के पास जो है तरलता बढ़ेगी, पैसे आएगा, और वो तरलता बढ़ने के बाद जो है वो लोगों को अधिक से अधिक ऋण दे पाएगा। तो इससे क्या होगा? मार्केट में पैसे की चलन बढ़ेगी, है ना, तरलता बढ़ेगी। तो ये एक अच्छा कदम है रिजर्व बैंक का।
नोट देखिए और भी चीज़ क्या क्या डिसीजन लिया है आरबीआई ने। तो आरबीआई ने लाभांश, उसकी जो सालाना कमाई होती है आरबीआई को लाभांश होता है, उस लाभांश का जो है 99,122 करोड़ राशि केंद्र सरकार को देने का निर्णय लिया है। आरबीआई ने देखा है कि भारत सरकार का जो है खजाना जो है चरमरा गया है और इधर से कोरोना का मार झेल रहा है, तो इसको ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने अपने लाभांश का 99,122 करोड़ रुपया केंद्र सरकार को देने का निर्णय लिया है। 2020-21 से आरबीआई के लेखा वर्ष में भी परिवर्तन किया गया। लेखा वर्ष क्या होता है, बैंक का एक अलग ही लेखा वर्ष चलता था आरबीआई का। आरबीआई का लेखा वर्ष क्या होता था, वो होता था जुलाई से शुरू होकर के और जून तक चलता था। सामान्य वित्त वर्ष का जो है हम लोग का क्या चलता है, अप्रैल से मार्च चलता है। तो जो बैंकों का जो है आरबीआई का अपना एक लेखा वर्ष चलता था जुलाई से जून तक, तो उसको अब परिवर्तन करके सामान्य लेखा वर्ष के जैसा ही इसको भी बैंकिंग सेक्टर को भी कर दिया है। तो अब हो जाएगा आपको जुलाई से लेकर के जून तक का, अप्रैल से लेकर के मार्च तक हो जाएगा। अब उस चीज़ को हटा दिया है। तो यही चीज़ है। 2020-21 से आरबीआई के लेखा वर्ष में परिवर्तन किया गया। अब 21-22 में यह अप्रैल मार्च रहेगा, अप्रैल से लेकर के मार्च तक रहेगा। ठीक है। पहले 2019-20 तक ये क्या था, जुलाई से जून तक रहता था, है ना, फाइनेंशियल जिसको कहते हैं। आईडीबीआई, अगला देखिए, आईडीबीआई बैंक में रणनीतिक विनिवेश के लिए सरकार की मंजूरी। आईडीबीआई बैंक जो होता है इसमें जो है एलआईसी का सर्वाधिक अंश है। इसमें जो कंट्रीब्यूशन है एलआईसी का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है 49.24%, और भारत सरकार का जो कंट्रीब्यूशन है इसमें 45.48% है ना। तो दोनों की हिस्सेदारी मिलाकर के करीब जो है आपको 94-95% है। अब बाकी जो है अन्य लोगों का है इसमें। तो वर्तमान में एलआईसी ही जो है आईडीबीआई बैंक का क्या करता है, प्रबंधन करता है, नियंत्रण करता है, प्रमोटर है। मतलब एलआईसी ही इसका मैनेजमेंट देखता है आईडीबीआई बैंक का। तो आईडीबीआई बैंक में कहा गया है कि आईडीबीआई बैंक से जो है सरकार क्या करेगी, अपना रणनीतिक विनिवेश के लिए सरकार की मंजूरी, सरकार मंजूरी कर दिया है कि इससे विनिवेश करेगी। विनिवेश का मतलब होता है सरकार की जो इसमें हिस्सेदारी है 45.48%, वो अपने हिस्सेदारी को बेचेगी, पब्लिक में बेचेगी, है ना। तो इसी को कहते हैं विनिवेश। विनिवेश का मतलब होता है कि अपने हिस्से को, अपने अंश को पब्लिक में बेचना, तो विनिवेश करेगी। तो इसके लिए जो है आरबीआई से सलाह मांगा गया है। तो आरबीआई जब सलाह दे देगा तो उसमें जो है यह तय हो जाएगा कि कितना विनिवेश होगा। तो अभी तक तय नहीं हुआ कितना विनिवेश करना है, लेकिन यह सरकार की मंजूरी मिल चुकी है। अब इसमें एलआईसी भी चाह रहा है अपना भी कुछ अंश इसमें से बेचना, मतलब विनिवेश करना, निवेश नहीं विनिवेश करना है, डिसइन्वेस्टमेंट इसी को कहते हैं। तो एलआईसी भी कुछ चाह रहा है। आरबीआई से सलाह मांगा गया है। देखिए आरबीआई क्या सलाह देता है, उसके आधार पर जो है विनिवेश किया जाएगा। अगला देखिए, विदेशों से धन संप्रेषण में भारत का पहला एवं चीन का दूसरा स्थान। धन संप्रेषण का मतलब क्या होता है कि कोई व्यक्ति किसी देश से दूसरे देश में जाता है तो वहाँ पैसा कमाता है और पैसा कमा करके अपने देश को भेजता है। तो अपने देश को जो धन बेचता है वही कहलाता है धन संप्रेषण। तो धन संप्रेषण में जो भारत के लोग हैं, पूरे विश्व में सबसे अधिक भारत के लोग जो है अपने देश में पैसा भेज रहा है, यही है। चीन के लोग जो है दूसरे नंबर पर है। तो इस तरह से जितना पैसा पूरे विश्व से भेजा जा रहा है अपने अपने देश में। तो विदेशों से अपने परिजनों को या अन्य रेजिडेंट्स को, अपने परिजनों को पैसा भेजने, संप्रेषित धन के मामले में भारत 1 नंबर पर है। विगत कई वर्षों से भारत 1 नंबर पर बना हुआ है, ठीक है ना। ये है विश्व बैंक की एक रिपोर्ट आई, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट 2020। इसी रिपोर्ट के अंतर्गत विश्व बैंक ने कहा कि जो है भारत जो है इस वित्तीय वर्ष में 2020 में 83.1 अरब डॉलर जो है अपने देश को भेजा। अलग अलग देश में, भारत के लोग अलग अलग देश में रहते हैं, अलग अलग देशों से जो है कुल इतना रुपया भारत आया, अरब डॉलर रुपया, 83.1 अरब डॉलर रुपया भारत आया अलग अलग देशों से। जैसे कि हम जानते हैं कि भारत के लोग सऊदी अरब में रहते हैं, ओमान में रहते हैं, यूएसए में रहते हैं, ब्रिटेन में रहते हैं, सब अपना अपना रोजगार करते हैं, जो भी करते हैं। तो वहाँ से जो पैसा भेजे वही संप्रेषित धन होता है। चीन के लोग देखिए 59.5 अरब डॉलर की राशि अपने देश में भेजा है। मैक्सिको तीसरे नंबर पर है, 42.9 अरब डॉलर। फिलीपींस 64.9 अरब डॉलर। मिस्र 29.6 अरब डॉलर। पाकिस्तान 26.1 अरब डॉलर। तो ये मोस्ट 6 देश का नाम लिख दिए हैं। हालांकि देखिए भारत 1 नंबर पर है, सबसे ज़्यादा धन संप्रेषित करने वाला, लेकिन पिछले बार के बनिस्पत उस पर गिरावट हो गया है। पिछले बार इससे भी अधिक था, तो 0.2% की गिरावट है, फिर भी 1 नंबर पर बना हुआ है। तो ये चीज़ है। कुल संप्रेषण कितना हुआ है, सभी देश का संप्रेषण को अगर जोड़ दें तो कुल संप्रेषण 702 अरब डॉलर का हुआ है इस वित्त वर्ष में 2020 के दौरान। 702 अरब डॉलर, जो पिछले वर्ष कितना अरब डॉलर संप्रेषण हुआ था, तो 719 अरब डॉलर।
तो पिछले बार के बनस्पत भी कुल में भी थोड़ा गिरावट है, 2.4% का गिरावट है। इसमें 702 अरब डॉलर में 508 अरब डॉलर जो है कम एवं मध्यम आय वाले देश को संप्रेषित हुआ। मतलब कम एवं मध्यम आय वाले लोग ही तो दूसरे देश में जाकर के काम करते हैं, इसलिए स्वाभाविक है, ये तो बात लाजमी है। और कम आय वाले देश में 508 अरब डॉलर गया है अमीर देशों से, तो ये है। अब ये देख लिए किस देश में पैसा प्रवाह हुआ है, तो किस देश से ज़्यादा पैसा प्रवाह हुआ है, तो ये भी देख लीजिए किस देश से पैसा प्रवाह हुआ है। तो वो हुआ है धन प्रवाह हुआ यूएसए से 1 नंबर। यूएसए मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका से हुआ 68 अरब डॉलर, सर्वाधिक हुआ यहीं से। चूँकि अमेरिका में बहुत सारे देशों के लोग रहते हैं, वहाँ कमाने खाने जाते हैं और अपने देश में वहाँ से कमा के पैसा भेजते हैं। यूएई में देखिए, यूएई संयुक्त अरब अमीरात से 43 अरब डॉलर का संप्रेषण हुआ है, दूसरे नंबर पर यूएई बना हुआ है। सऊदी अरब से 34.5 अरब डॉलर जो है दूसरे देश को गया है। स्विट्जरलैंड से 27.9%। तो मोस्ट 5 देश हम लिख दिए जहाँ से पैसा दूसरे देश को गया है। तो ये है। भारत से भी कुछ पैसा गया है दूसरे देश को। भारत में भी तो कुछ लोग जो विदेशी लोग आकर के यहाँ काम करते हैं, रहते हैं, तो 7 अरब डॉलर भारत से गया है, ठीक है। और चीन से कितना, तो 18 अरब डॉलर गया है। तो ये चीज़ है आपका, एक विश्व बैंक का ये रिपोर्ट था, इसको देखना जरूरी था। अगला देखिए, कोरोना महामारी के बावजूद 2020-21 में भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में वृद्धि। देखिए कोरोना महामारी हुआ, इसमें आर्थिक मंदी की स्थिति बनी रही, बहुत सारा देश उसका जो है आर्थिक स्थिति चरमरा गया। तो लेकिन फिर भी भारत में जो है एफडीआई जो है पिछले बार के बनस्पत इस बार बढ़ा है, पिछले वित्त वर्ष के अकॉर्डिंग इस बार बढ़ गया। तो एफडीआई क्या होता है, जो एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, ये एक जो है विदेशी लोग या विदेशों का कोई इंस्टीट्यूट, विदेशी कोई संस्था, विदेशी कोई लोग व्यक्ति भारत में या किसी अन्य देश में जो है वो इन्वेस्ट करते हैं, उसी को हम एफडीआई कहते हैं। इन्वेस्ट करने का अलग अलग सेक्टर में वो इन्वेस्ट करते हैं, अलग अलग उद्योग में इन्वेस्ट करते हैं, अलग अलग कॉरपोरेट में इन्वेस्ट करते हैं, तो वही एफडीआई कहलाता है। मोटा मोटे तौर पर यही समझिए। तो एफडीआई जो है भारत में इन्वेस्टमेंट जो आया 2019-20 में आया था कितना, देखिए 74.39 अरब डॉलर का एफडीआई आया था। इस बार कितना आया, 81.72 अरब डॉलर का आया। इसका मतलब है कोरोना के दौरान भी एफडीआई भारत में बढ़ा है। इसका मतलब एफडीआई बढ़ने का मतलब होता है कि उस देश में व्यवस्था सब ठीक ठाक है, इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। इसका मतलब है व्यवस्था ठीक ठाक है, मार्केट ठीक है और उत्पादन में जो है कोई अड़चन नहीं है, उत्पादन होना है। तो अतः पिछले बार के बनस्पत इस साल कितना प्रतिशत वृद्धि रहा एफडीआई में भारत में आने का, तो 10% की वृद्धि रहा एफडीआई जो है भारत में जो प्रवाह हुआ एफडीआई का। तो सर्वाधिक एफडीआई कहाँ से आया, ये ध्यान देने वाली बात है, आपको ये सवाल पूछ सकता है पीटी में। तो सर्वाधिक एफडीआई जो आया वो सिंगापुर से आया 29%। भारत में जितना भी एफडीआई आया, एफडीआई के रूप में इन्वेस्टमेंट आया, उसका 29% मात्र सिंगापुर से आया। यूएसए से 23% आया, मॉरिशस से 9% आया और बाकी अन्य देशों से आया। तो सिंगापुर से सर्वाधिक एफडीआई भारत आया है। पहले मॉरिशस से सर्वाधिक आता था, अभी मॉरिशस थोड़ा घट गया है, अभी सिंगापुर 1 नंबर पर। अब देखिए क्षेत्रवाद भी कभी कभी पूछ जाता है। भारत में तो विदेशों से एफडीआई आता है, तो उसमें एफडीआई में किस सेक्टर में लोग ज़्यादा रुचि ले रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए। तो सर्वाधिक जो भारत में जितना एफडीआई आया उसका 44% जो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर क्षेत्र में आया। इससे संबंधित जो कंपनी है उसमें इन्वेस्ट किया गया विदेशियों के द्वारा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कंपनियों में। उसके बाद 13% जो है निर्माण कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में किया गया, रोड, सड़क, बिजली प्लांट वगैरह, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वगैरह इस सब में किया गया है। सेवा क्षेत्र में जो है 8% का जो है एफडीआई है। तो ये क्षेत्र वाइज भी है, राज्य वाइज भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो भारत में जो है इस वित्तीय वर्ष में सर्वाधिक एफडीआई किस राज्य में आया है, तो किस राज्य के अंतर्गत तो आया, तो गुजरात में सर्वाधिक आया है। देखिए गुजरात में 37%, जितना भारत में एफडीआई आया उसका 37% मात्र गुजरात में आया है। गुजरात में जो है इन्वेस्ट किया है लोग, गुजरात में जो भी कंपनियाँ वगैरह है ना, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की कंपनी वगैरह जो भी है उसमें ज़्यादा हुआ है, ठीक है, या सेवा सेक्टर का कोई उद्योग उसमें ज़्यादा हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर का उद्योग उसमें ज़्यादा हुआ है, ठीक है। महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर 27% एफडीआई, कर्नाटक तीसरे नंबर पर 13% एफडीआई, ठीक है। बिहार का तो दूर दूर तक कोई नाम ही नहीं है। यही चीज़ है। अगला देखिए 2020-21 में देश में खाद्यान्नों सहित अधिकांश उपजों का रिकॉर्ड उत्पादन रहा, है ना। तो ये जो है कृषि मंत्रालय का एक तीसरा अग्रिम अनुमान है, 25 मई को जारी किया गया तीसरा अनुमान। तो इससे पहले भी जो है 2 अनुमान जारी किया जा चुका है कृषि मंत्रालय के द्वारा। तो हर अनुमान में जो है कुछ न कुछ बढ़ोतरी दिखाया गया है कि इतना क्रॉप उगने वाला है। तो इतना क्रॉप उगने वाला है अनुमान जताया गया, तो इसके पीछे क्या कारण है, तो इसके पीछे ये देखा गया कि इस बार जो है मानसून औसत से 9% अधिक रहने का अनुमान है।
इसलिए कृषि मंत्रालय ने अपने रिपोर्ट में कहा कि इस बार जो है क्रॉप भी ज़्यादा होगा। क्रॉप कितना होगा, तो कुल खाद्यान्न जो उत्पन्न होगा वो होगा 305.44 मिलियन टन होगा। ये सारा खाद्यान्न मिला करके, खाने का जितना भी अनाज है, चावल दाल अनाज है ना, मोटा अनाज पतला अनाज, चावल दाल तिलहन दलहन सब कुछ मिला करके, तो ये जो है खाद्यान्न कितना हो जाएगा 305.44 मिलियन टन होने की अनुमान कृषि मंत्रालय के द्वारा जताया गया है। इसमें चावल कितना होना है, देखिए कभी कभी सवाल ये पूरा पूछ लिया जाता है इकोनॉमिक्स में, बीपीएससी पूछ लेती है डाटा बेस्ड क्वेश्चन। कुल खाद्यान्न कितना उत्पादन होना है, तो 305.44 मिलियन टन। उसमें से चावल कितना है, सर्वाधिक कौन सा फसल होना है, तो चावल होना है 121.46 मिलियन टन। दूसरे नंबर का कौन होना है, तो गेहूँ 108.25 मिलियन टन। ठीक है, मोटे अनाज 49.66 मिलियन टन। मोटे अनाज में आ जाता है आपका बाजरा वगैरह आ गया, ये सब आ गया। ठीक है, मक्का 30.24 मिलियन टन। दलहन 25.58 मिलियन टन। दलहन जरूर याद रखिएगा, दलहन और तिलहन से कभी कभी पूछ देता है। दलहन कितना होना है, 25.58 मिलियन टन। तिलहन 36.57 मिलियन टन होने का अनुमान है ना। ये है कपास, देखिए कपास जिससे हम कॉटन सूती वस्त्र बनाते हैं, तो 36.49 मिलियन गांठे है ना। कपास का जो है मेजरमेंट गांठ में होता है, तो 36.49 मिलियन गांठे का उत्पादन होना है। तो एक गांठ में होता है कपास 170 किलोग्राम है ना। जूट कितना होना है, तो जूट और मेस्टा मिला करके दोनों रेशेदार फसल है, रेशा होता है इससे, तो ये 9.62 मिलियन गांठ होना है। तो जूट का जो है गांठ में अलग मेजरमेंट है, एक गांठ में 180 केजी होता है जूट, और कपास में एक गांठ में 170 केजी होता है, इसका अलग है। गन्ना कितना होना है, देखिए गन्ना होने का अनुमान जो जताया गया 392.80 मिलियन टन है ना गन्ना। तो ये है, ये कृषि मंत्रालय का अग्रिम अनुमान है। पहला अग्रिम अनुमान 22 सितंबर को कृषि मंत्रालय ने दिया था, दूसरा अग्रिम अनुमान फरवरी में दिया था है ना। उसमें बताया गया था 303 मिलियन टन होगा कुल अनाज है ना। लेकिन तीसरा अनुमान जो है अभी मई 2021 में दिया गया, उसमें बताया गया 305 मिलियन टन होना है। ठीक है, अब देखते हैं कितना होता है। अब ये वित्त वर्ष बीत जाएगा तभी तो पूरा डाटा आएगा। आरबीआई की 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट जारी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट जारी किया गया। हर बार जो है हर वर्ष के अंतिम वर्ष जो है अंतिम महीने में वो अपना रिपोर्ट जारी करती है। क्योंकि हम जानते हैं बैंकों का अपना वित्तीय फाइनेंशियल ईयर होता है, क्या होता है, तो वो होता है जुलाई से लेकर के जून तक होता है, और सामान्य वित्तीय वर्ष क्या होता है, अप्रैल से लेकर के मार्च तक होता है। लेकिन बैंकों का अपना एक अलग ढर्रा चलता है, तो उसमें भी अभी इस बार बदलाव कर लिया गया है। ठीक है ना। तो आरबीआई का वित्तीय वर्ष अब जुलाई से जून के स्थान पर अप्रैल से मार्च कर दिया गया। तो पहला डिसीजन तो ये हो गया है ना, बैंकों आरबीआई के द्वारा लिया गया। इससे पहले अभी तक जो है जुलाई से जून का वित्तीय वर्ष चलता था है ना, 12 महीना का। तो ये है, आरबीआई ने भारत का आर्थिक वृद्धि दर जो है 21-22 के लिए 10.5% अनुमानित किया है ना। आर्थिक वृद्धि दर क्या बताया है, भारत का 10.5% अनुमानित किया है 21-22 के लिए, याद रखिएगा। प्राथमिक क्षेत्रों के लिए साख वितरण का लक्ष्य आरबीआई क्या रखा, तो वो रखा 40%। जितना भी साख ऋण दिया जाएगा है ना अलग अलग बैंकों के द्वारा, उसका 40% किसको दिया जाएगा, तो प्राथमिक क्षेत्रों को दिया जाएगा। प्राथमिक प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र में आपको बहुत कुछ आ जाता है, उत्खनन आ जाता है, खनन आ जाता है, खनिज आ जाता है, कृषि आ जाता है, पशुपालन आ जाता है, ये सब। तो ये सब सेक्टरों में 40% लोन दिया जाएगा किसानों को, पशुपालन में, मत्स्य पालन में, ये सब में दिया जाएगा। ठीक है ना। तो ये है लगभग 15 लाख करोड़ ये है। केसीसी कार्ड धारक की कुल संख्या भारत में कितनी है, तो 275.95 लाख अभी तक है ना, अभी तक के आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार। नोट की संख्या की अगर बात करें कुल करेंसी, तो कुल करेंसी का 99% जो है नोट आरबीआई के द्वारा जारी किया गया है। कुल करेंसी का जितना भी करेंसी है, चूँकि करेंसी जो है आरबीआई के द्वारा 2 तरह का जारी किया जाता है, एक नोट फॉर्म में और दूसरा सिक्का के फॉर्म में। तो सिक्का बहुत मामूली है, मात्र 99% जो है करेंसी ही नोट ही है, हाँ बाकी 1% में आपका जो है वो आ जाता है सिक्का है ना। तो 99% करेंसी नोट है। तो नोट में कौन कौन सा नोट की संख्या कितनी है, आरबीआई ने अपने रिपोर्ट में बताया। कुल नोट जो है अभी चलन में है वर्तमान में कितना, तो 28 लाख 21 दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 28,26,863 करोड़ नोट है ना। इतना नोट प्रचलन में, सारा नोट मिला करके 2000 का, 500 का, 100 का, 200 का, 10 का, 20 का, 2 का, 5 का, सारा नोट मिला करके कितना नोट है बाजार में प्रचलन में है, तो 28,26,863 करोड़ नोट है ना। बहुत सारा नोट है।
तो 500 का नोट कितना है, इसमें से कुल में से कितना 500 का नोट चलन में है, सबसे ज़्यादा नोट जो चलन में है वो है 500 का नोट 68.4%। 2000 का नोट कितना है तो 17.3%। दूसरे नंबर पर 2000 का नोट है। तीसरे नंबर पर देखिए 100 का नोट है 6.7%। 200 का नोट है 4.1%, इसलिए तो कम दिखता है 200 का नोट। 50 का नोट देखिए 1.5% कम है। 10 का नोट मात्र 1%। 20 का नोट 0.6% और 2 और 5 का नोट जो है कुल मिलाकर के 0.2%। 2 और 5 का नोट तो दिखता ही नहीं है ना, तो ये है। तो नोट में इस तरह से है आरबीआई के पास। अगला देखिए, इसी में जो है 2021-22 की दूसरी मौद्रिक नीति जो है, जैसा कि हम जानते हैं कि आरबीआई जो हर 2 महीना पर अपना एक समीक्षा करती है, मौद्रिक समीक्षा करती है और उसमें जो मौद्रिक नीति लाती है। तो मौद्रिक नीति में क्या होती है कि बाजार को नियंत्रण में रखने और बाजार में पैसे का फ्लुएंस को नियंत्रण में रखने के लिए जो है बैंकों पर नियंत्रण कसती है, वो है ना, मौद्रिक नीति ला करके हर 2 महीना पर। तो वो जो मौद्रिक नीति में क्या रेट तय करती है, रेपो रेट तय करती है रिजर्व बैंक, रिवर्स रेपो रेट तय करती है बैंक दर, एमएसएफ, एसएलआर ये तय करती है। और यही सब रेट तय करके जो है वो बैंकों पर नकेल कसती है और बैंक जो है ओवरऑल समझिए कि पैसे पर नकेल कसती है, पैसा का पर नियंत्रण रखती है। पैसा का जो फ्लोटिंग होता है बाजार में, फ्लुएंस होता है, उसको नियंत्रण रखती है। महंगाई वगैरह नियंत्रण में रखना पैसा का, तो ये चीज़ है। तो इसमें जो है बरकरार रहा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया, यही कहा गया है। 21-22 की दूसरी मौद्रिक नीति में हर 2 महीना पर मौद्रिक नीति आता है। तो दूसरी मौद्रिक नीति में रेपो रेट अभी 4% बरकरार है, पिछले बार की नीति में भी यही था। रिवर्स रेपो रेट भी 3.35%, जो कि पहले नीति के जैसा ही है। बैंक दर 4.25% पूर्ववत है। एमएसएफ है ना 4.25%, एसएलआर 18%। एसएलआर क्या होता है, ये सांविधिक तरलता अनुपात होता है। कोई भी बैंक जब खुलता है तो आरबीआई उसको जो है लाइसेंस तभी देता है जब उसका कुल संपत्ति का 18% तरल जो है 18% संपत्ति वो आरबीआई के पास जमा रखना पड़ता है, ताकि ग्राहकों की सुरक्षा बनी रहे। ये सब है। बैंक दर मतलब क्या होता है कि इस दर से नीचे जा कर के लोन नहीं दे सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि बैंक दर से ही निर्धारित होता है कि कोई भी जो है बैंक किस दर पर लोन ग्राहकों को देगा। रेपो रेट मतलब होता है कोई बैंक जब रिजर्व बैंक से कुछ दिनों के लिए, कुछ छोटे समय के लिए लोन लेता है तो उसमें जो ब्याज उसको देना पड़ता है, उसको रेपो रेट कहते हैं। ठीक है, तो यही है। रिवर्स रेपो रेट मतलब होता है कोई बैंक है और उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो वो जो है रिजर्व बैंक में रखना चाहता है, तो रिजर्व बैंक में रखेगा तो रिजर्व बैंक जो उसको एवज में ब्याज देगा उसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट, है ना। तो ये है। तो ये सब इकोनॉमिकल टर्म है, इसको समझना ज़रूरी है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग जो है खेल परिदृश्य और विविध करंट को लेकर के सामने आएंगे, है ना। विविध करंट जो होता है, नियुक्ति वगैरह, है ना, कमेटी वगैरह, है ना, मृत्यु, निधन, तिथि, दिवस, पुस्तक, ये सब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में जुलाई महीने का। थैंक यू, धन्यवाद। अच्छा लगे तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है।